हमारे दिमाग के अंदर असल में चलता क्या है? कभी सोचा है इस बारे में? तो आज हम सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिटिक थ्योरी की, मतलब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स दुनिया है, उसमें उतरने वाले हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉइड की सबसे फेमस एनालॉजी से। वो कहते थे कि हमारा मन एक आइसबर्ग जैसा है। मतलब जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है ना, हमारे कॉन्शियस थॉट्स, वो तो बस ऊंची चोटी है। असल खेल तो सारा का सारा पानी के नीचे चल रहा है। असली ताकत, सारे राज, सब कुछ वो हमारे विशाल और रहस्यमयी अनकॉन्शियस माइंड में छिपा हुआ है। ठीक है, तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। हम मन की बनावट से शुरू करेंगे, फिर इड, ईगो, सुपर ईगो को समझेंगे, बचपन की यात्रा देखेंगे, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पर भी बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि फ्राइड की विरासत आज भी कितनी जिंदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्राइड के मन के नक्शे की। आखिर हमारा दिमाग बना कैसे है? फ्राइड ने हमारे मेंटल वर्ल्ड को, हमारी चेतना को 3 अलग-अलग लेवल्स में कैसे बांटा है। चलिए देखते हैं। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसका रेशियो। जरा सोचिए, हमारे दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही कॉन्शियस है। मतलब बस उतना ही जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता है। बाकी का पूरा 90% हिस्सा अनकॉन्शियस है। मतलब हमारे हर विचार, हर एहसास और हर काम के पीछे एक बहुत बड़ी छिपी हुई ताकत काम कर रही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अब आगे बढ़ते हैं और फ्रॉइड के स्ट्रक्चरल मॉडल को समझते हैं। ये वो मॉडल है जो बताता है कि हमारे अंदर ही, हमारी पर्सनैलिटी में ही 3 ताकतें हैं जो लगातार एक दूसरे से, कह सकते हैं, टकराती रहती हैं। सबसे पहले है इड। इड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे अंदर का वो जिद्दी बच्चा है जो चीखता है, मुझे ये चाहिए और अभी चाहिए। इसे किसी नियम कानून से मतलब नहीं है। ये बस हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे कि इरोस यानी जीने की इच्छा और थैनाटोस यानी विनाश की इच्छा पर चलता है। इसे तो बस फौरन खुशी चाहिए और कुछ। फिर आता है ईगो। ईगो असल में एक रियलिस्ट है। ये हकीकत की दुनिया को समझता है। ये इड से कहता है, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन रुको, चलो एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे कोई मुसीबत भी खड़ी न हो। ये एक तरह का मैनेजर है जो फैसले लेता है। और आखिर में है सुपर ईगो। सुपर ईगो आप कह सकते हैं हमारा मॉरल कंपस है, हमारी अंतरात्मा। ये वो आवाज़ है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। ये करीब 3 से 5 साल की उम्र में डेवलप होता है, जब हम अपने माता पिता और समाज के नियमों को अपने अंदर बसा लेते हैं। और ये तस्वीर, ये तो हम सबकी कहानी है ना? एक तरफ हमारी बेकाबू इच्छाएं हैं, यानी इड, दूसरी तरफ हमारे आदर्श और नियम हैं, यानी सुपर ईगो, और बीच में है ईगो, जो असल दुनिया में इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे अंदर की एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। तो सोचिए, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा? अगर इड ज्यादा हावी हो गया तो इंसान बस अपनी मनमानी करेगा, बिना कुछ सोचे समझे, और इससे साइकोसिस जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर सुपर ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो इंसान हर वक्त गिल्ट और एंग्जाइटी में डूबा रहेगा, जो न्यूरोसिस को जन्म दे सकता है। तो यहाँ सार यही है, ये 3 अलग अलग सिस्टम है। इड चलता है प्लेजर पर, ईगो रियलिटी पर और सुपर ईगो मोरालिटी पर। और इन तीनों का जो इंटरेक्शन है वही हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को शेप देता है। ठीक है, तो ये ईड, ईगो, सुपर ईगो तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये सब बनता कैसे है? हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है? फ्राइड के हिसाब से इसकी जड़ें हमारे बचपन में हैं। उनका मानना था कि हमारा व्यक्तित्व कुछ खास स्टेजेस से होकर गुजरता है और हर स्टेज में प्लेजर का फोकस शरीर के एक अलग हिस्से पर होता है, और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प होने लगती है। तो फ्रॉइड ने ये 5 अलग-अलग स्टेजेस बताए हैं जो बचपन से शुरू होकर जवानी तक चलते हैं। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। उनका मानना था कि इन स्टेजेस में हमारे जो भी अनुभव होते हैं वो बड़े होने पर हमारे बर्ताव को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। तो सफर की शुरुआत होती है ओरल स्टेज से। इसमें प्लेजर का सेंटर होता है मुंह, जैसे चूसना, काटना। कभी सोचा है छोटे बच्चे क्यों हर चीज मुंह में डाल लेते हैं? यही वजह है। इसके बाद आता है एनल स्टेज, जहां सारा ध्यान टॉयलेट ट्रेनिंग पर होता है, और ये हमारी जिंदगी में कंट्रोल और डिसिप्लिन से पहली टक्कर होती है। और अब आते हैं फ्रॉइड के सबसे फेमस
और हाँ, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आइडिया पर। ये वो हिस्सा है जिसे लेकर सबसे ज्यादा बहस होती है। हम बात कर रहे हैं फैलिक स्टेज की, जिसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सामने आते हैं। फ्रॉइड की थ्योरी ये कहती है कि इस स्टेज में एक बच्चे के अंदर अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के लिए एक अनकॉन्शियस अट्रैक्शन पैदा होता है। लड़कों में इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं है जैसा बड़े लोग समझते हैं, बल्कि ये पहचान बनाने और रिश्ते समझने की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अब देखिए, अगर इन शुरुआती स्टेजेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई संघर्ष ठीक से हल नहीं हो पाता, तो इंसान उसी स्टेज पर फिक्स्ड हो सकता है, मतलब अटक सकता है। जैसे अगर ओरल स्टेज में फिक्सेशन हो जाए तो बड़े होकर स्मोकिंग या बहुत ज़्यादा खाने पीने की आदतें दिख सकती हैं। या अगर एनल स्टेज में फिक्सेशन हो तो इंसान या तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई वाला बन सकता है या फिर एकदम बेपरवाह। तो इतनी सारी अंदरूनी लड़ाइयों और चिंताओं से हमारा मन निपटता कैसे है? हमारा ईगो खुद को बचाता कैसे है? इसके लिए वो कई तरह के अनकॉन्शियस, मतलब अचेतन डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। ये हमारे दिमाग की बहुत ही चालाक तरकीबें हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, बॉस पर गुस्सा आया लेकिन उन पर तो निकाल नहीं सकते, तो घर आकर किसी और पर चिल्ला दिए। या फिर डिनायल, मतलब किसी कड़वी सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देना। या रिप्रेशन, जहां हम किसी बुरी याद को अपने अचेतन मन में इतना गहरा दबा देते हैं कि हमें वो याद ही नहीं रहती। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए ये सब करता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में फ्राइड की इन आइडियाज़ की क्या जगह है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखते हैं कि इतनी आलोचनाओं के बाद भी फ्राइड की विरासत क्या है और उन्होंने हमारी सोच पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है। एक तरफ क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि फ्रॉइड की थ्योरीज साइंटिफिक नहीं हैं, उन्हें साबित नहीं किया जा सकता और वो अपने ज़माने की सोच से बहुत प्रभावित हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि आज हम जो भी साइकोथेरेपी देखते हैं उसकी नींव फ्रॉइड ने ही रखी थी। ईगो, अनकॉन्शियस जैसे शब्द जो हम आज रोज इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं की देन है। चलिए, एक छोटा सा सवाल। अब तक हमने जो भी बात की उसके आधार पर बताइए, पर्सनैलिटी का वो कौन सा हिस्सा है जो रियलिटी प्रिंसिपल पर चलता है? इड, ईगो या सुपर ईगो? जी हाँ, वो है ईगो जो रियलिटी को समझता है। एक और सवाल, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स याद है, ये किस साइकोसेक्सुअल स्टेज में होते हैं? बिल्कुल, ये होता है फैलिक स्टेज में। तो आखिर में फ्रॉइड का काम हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी पर्सनालिटी का इतना बड़ा हिस्सा हमारी अचेतन शक्तियों और बचपन के अनुभवों से तय होता है, तो फिर हम जो हैं उस पर हमारा सच में कितना कंट्रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें अपनी ही पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।